आज वाले लेक्चर में हम जो है रिग्रेशन पर पूरा हम आपको देंगे, ठीक है ना। कई लोग बताए कि नहीं रिग्रेशन हमें नहीं वो समझ में आ रहा है, रिग्रेशन पर हम आपको लेक्चर पूरा देंगे। तो कोरिलेशन हम लोग पढ़ चुके हैं, अब कोरिलेशन पर ही डिपेंड होता है रिग्रेशन। यदि वेरिएबल्स कोरिलेटेड होंगे तभी रिग्रेशन की बारी आती है, अदरवाइज रिग्रेशन का कोई मतलब नहीं, ठीक है। तो रिग्रेशन की लिटरल मीनिंग जो होती है वो होती है स्टेपिंग बैक टुवर्ड द एवरेज, स्टेपिंग बैक टुवर्ड द एवरेज, एवरेज वैल्यू की तरफ टेंड करना। यदि वैल्यू ज़्यादा है तो कम हो जाएगी, एवरेज की तरफ आएगी, कम है तो उसके तरफ टेंड होगी, एवरेज वैल्यू की तरफ, ठीक। तो जब रिग्रेशन का जो खोज हुआ, एक्चुअल में रिग्रेशन जो शब्द आया वो इस तरह से आया कि ये देखा गया सर्वे करके कि जो टाल हाइट के फादर्स हैं उनके जो सन हैं उनकी हाइट उनसे कुछ कम हुई, ठीक। और जो शॉर्ट हाइटेड फादर्स हैं उनके जो सन के एवरेज हाइट हुई वो उससे ज़्यादा आई। तो दोनों का मतलब ऊपर जो ज़्यादा है उनका कम हुआ और जो कम है उनके जो सन हुए वो जो है उनकी हाइट थोड़ा ज़्यादा हुई। तो ये पाया गया कि एवरेज की तरफ टेंड हो रही है वैल्यू, तो इसीलिए उसको नाम दिया गया रिग्रेशन। रिग्रेस का मतलब स्टेपिंग टुवर्ड द एवरेज, स्टेपिंग बैक टुवर्ड द एवरेज, ठीक है। ये इनिशियल में रिग्रेशन का मतलब ये पाया गया, बाद में उसकी चीज़ें थोड़ी बदल गई, लोगों ने स्टैटिस्टिशियन ने नई चीज़ें उसमें डेवलप करके उसका एक डिफिनीशन दिया कि रिग्रेशन एनालिसिस जो है क्या है। रिग्रेशन एनालिसिस इज ए मैथमेटिकल मेजर ऑफ एवरेज रिलेशनशिप बिटवीन द टू वेरिएबल्स। दो वेरिएबल्स के बीच में जो एवरेज रिलेशनशिप है उसको मैथमेटिकली मेजर करता है इन टर्म्स ऑफ द यूनिट्स ऑफ ओरिजिनल डेटा। मतलब ओरिजिनल जो यूनिट्स हैं डेटा की उनके टर्म्स में दो वेरिएबल्स के बीच में एवरेज रिलेशनशिप जो मेजर किया गया उसी को नाम दिया गया रिग्रेशन, समझ में? एवरेज रिलेशनशिप। अब एवरेज रिलेशनशिप कैसे हम लोग बताएंगे कि एवरेज रिलेशनशिप इनके बीच में कितना है, क्या है, कैसे है। तो इसका मतलब है कि जो बाई वेरिएट डेटा हमारे पास होगा तो बाई वेरिएट डेटा से हम रिलेशनशिप दोनों के बीच में इस्टेब्लिश करते हैं। तो वो जो रिलेशनशिप आता है वही बताता है कि इनके बीच में एवरेज रिलेशनशिप है, ठीक है। तो एक तो ये हुआ कि जो रिग्रेशन एनालिसिस है वो एक मैथमेटिकल मेजर है जो दो वेरिएबल के बीच में जो इस्टेब्लिश करता है उसी का मेजर है एवरेज रिलेशनशिप का, उसको रिग्रेशन एनालिसिस नाम दिया गया। बाद में और थोड़ा सा उसको रिफाइंड किया गया कि जो रिग्रेशन है, रिग्रेशन में क्या होते हैं, दो वेरिएबल्स होते हैं। दो वेरिएबल्स में एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स होगा, आ जाइए, एक डिपेंडेंट वेरिएबल्स होगा, ठीक है। तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यू के लिए डिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यू को एस्टिमेट हम करते हैं। एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल की एक स्पेसिफिक वैल्यू के लिए डिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यू को एस्टिमेट करते हैं। तो जो ये डिवाइस बनता है, जो फार्मूला बनता है या जो आपका एक टूल्स डेवलप होता है उसी को नाम दे दिया गया रिग्रेशन, ठीक है ना। तो उसको हम जब डिफाइन करेंगे तो इस तरीके से करेंगे कि रिग्रेशन इज ए टूल, स्टैटिस्टिकल टूल और डिवाइस विच इज एम्प्लॉयड फॉर प्रेडिक्टिंग और एस्टिमेटिंग द वैल्यू ऑफ द डिपेंडेंट वेरिएबल ऑन द बेसिस ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल। क्या चीज़? वो आपके उसमें सब क्लियर है, केवल आप समझिए, ठीक है। कहने का मतलब कि दो वेरिएबल्स यदि x और y हैं तो x और y के बीच में एक रिलेशनशिप होगा, वो इस्टेब्लिश किया जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ गिवन डेटा। y की वैल्यूज दी गई होंगी, x की वैल्यूज दी गई होंगी, उसके बेसिस पर हम एक दोनों के बीच में रिलेशनशिप डेवलप करते हैं। उस रिलेशनशिप डेवलप से हमें क्या मिलता है
कि हम लोग प्रेडिक्ट कर सकते हैं फ्यूचर वैल्यू कि x की इस वैल्यू के लिए y की वैल्यू क्या होगी यदि y डिपेंडेंट है अपॉन x। ठीक है, उसी तरह यदि x डिपेंडेंट अपॉन y है तो हम लोग क्या करेंगे, x की वैल्यू y की गिवन वैल्यू के लिए एस्टिमेट करते हैं या फोरकास्ट करते हैं या प्रेडिक्ट करते हैं। तो उसी के लिए वो रिग्रेशन बना, वही जो टूल डेवलप किया गया, वही जो फार्मूला डेवलप किया गया, वही जो डिवाइस डेवलप किया गया, उसी को नाम दे दिया गया रिग्रेशन। तो रिग्रेशन में दो चीज़ें जरूरी तौर पर हम लोग देखते हैं कि दो वेरिएबल होना चाहिए x और y। एक वेरिएबल डिपेंडेंट वेरिएबल होगा, एक वेरिएबल इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा। ठीक है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल को हम लोग रिग्रेसर भी कहते हैं, प्रेडिक्टर भी कहते हैं, एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल भी कहते हैं। जैसे मान लिया जाए x इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, इतने नाम हम लोग जनरली देते हैं। रिग्रेसर भी उसी कहते हैं, उसी को प्रेडिक्टर भी कहते हैं, उसी को एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल भी कहते हैं। y जो डिपेंडेंट वेरिएबल है, दैट इज रिग्रेस्ड एक्सप्लेनेटरी कहेंगे तो उसको एक्सप्लेन्ड वेरिएबल कहेंगे। ठीक है ना, उसको रिग्रेसर कहेंगे तो उसको रिग्रेस्ड कहेंगे, और इसको प्रेडिक्टर कहेंगे तो उसको प्रेडिक्टेंट कहेंगे, और उसको इंडिपेंडेंट कहेंगे तो उसको डिपेंडेंट वेरिएबल। कोई भी वेरिएबल x और y में कोई भी वेरिएबल डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट हो सकता है, बशर्ते कि हम किसको डिपेंडेंट मानते हैं और किसको इंडिपेंडेंट मानते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे इनकम और एक्सपेंडिचर पर ये पाया गया और सर्वे किया जाए तो ये पाया जाएगा कि जैसे जैसे इनकम बढ़ती है वैसे वैसे हमारे खर्च भी बढ़ते हैं, एक्सपेंडिचर भी बढ़ता है। जनरली सभी के लिए सत्य नहीं होगा, लेकिन यदि फैमिली सर्वे किया जाए तो जैसे जैसे फैमिली का इनकम बढ़ेगा वैसे वैसे खर्च भी बढ़ता है। तो क्या हो गया, खर्च डिपेंडेंट किस पर हो गया, इनकम पर। तो उनके बीच में एक रिलेशनशिप है। अब उस रिलेशनशिप को यदि सैंपल के थ्रू डेटा कलेक्ट करके उनके बीच में एक रिलेशनशिप इस्टेब्लिश कर दें तो हम पर्टिकुलरली फोरकास्ट कर सकते हैं कि किसी की इनकम इतनी है तो लगभग जो खर्च आएगा उसका फैमिली का जो खर्च होगा इतना होगा करेगा। हालांकि कई चीज़ों और चीज़ों पर भी डिपेंड करता है, फैमिली साइज, हैबिट, किस तरह के लोग हैं, ओल्ड एज डिस्ट्रीब्यूशन पे भी डिपेंड करता है। लेकिन मोटे तौर पर हम कहें यदि एक्सपेंडिचर इनकम पर डिपेंड करता है तो इनकम और एक्सपेंडिचर पर हमारे पास फैमिली का यदि डेटा है, 100 फैमिली का यदि डेटा हम कलेक्ट करें और उनके बीच में एक रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करेंगे तो उनके बीच में जो रिलेशनशिप होगा वो एक लीनियर रिलेशनशिप आएगा, और वह लीनियर रिलेशनशिप ही को हम लोग कहते हैं लीनियर रिग्रेशन। ठीक है ना। अब उस लीनियर रिग्रेशन के आधार पर x इनकम की वैल्यू रखेंगे तो हमारा एक्सपेंडिचर काउंट होके कैलकुलेट होके आ जाएगा रिटर्न में, लेकिन वो एस्टिमेटेड होता है, एग्जैक्ट नहीं होता है। तो जब भी हम लोग इससे y डिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यू निकालते हैं रिग्रेशन से तो एस्टिमेट करते हैं। ठीक है ना,
वो वैल्यू को एस्टिमेट करते हैं किसी स्पेसिफिक एक्स की वैल्यू के लिए। ठीक, इतने चीज़ें समझ में आ गई कि रिग्रेशन है क्या। तो रिग्रेशन सिंपली आप ये समझ लीजिए कि y और x के बीच में एक रिलेशनशिप है, ठीक है, और उस आधार पर डिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यू को हम लोग एस्टिमेट करते हैं, ठीक है। तो बहुत सी जगहों पर आपका एप्लीकेशन भी होगा। अब बात आती है कि रिग्रेशन लीनियर है या नॉन लीनियर है, लीनियर है या नॉन लीनियर है। नॉन लीनियर को हम लोग कहते हैं कर्वी लीनियर, और लीनियर को सिंपली हम लोग लीनियर रिग्रेशन कहते हैं। तो कर्वी लीनियर रिग्रेशन और लीनियर रिग्रेशन दो तरह के रिग्रेशन होते हैं, ठीक है। अब उसका हम लोग पता कैसे लगाते हैं। लीनियर रिग्रेशन जैसे हम लोग इसमें कोरिलेशन में हम लोगों ने एक स्कैटर डायग्राम बनाया था। तो स्कैटर डायग्राम यदि इस तरीके से है, ठीक है ना, यदि स्कैटर डायग्राम इस तरीके से आ गया तो हम लोग क्या करते हैं कि उसके बीच में एक ऐसी लाइन खींचते हैं कि ज़्यादातर जो हमारे ऑब्जर्वेशंस हैं, जो स्कैटर्ड पॉइंट हैं, वो उसके अराउंड क्लस्टर्ड हों। वो जो लाइन बनेगी उसी को हम लोग नाम देते हैं रिग्रेशन लाइन, ठीक है ना। और इस तरह का यदि जैसे जैसे ये चीज़ हमने बीच से इसके ठीक की है, तो हम देखेंगे इस लाइन के अराउंड ही जो पॉइंट्स हैं क्लस्टर्ड है, बहुत दूर नहीं, कोई नज़दीक है, कोई इस लाइन पे पड़ेगा, कोई थोड़ा दूर पड़ेगा, लेकिन जो वो लाइन खींचते हैं उसी को हम लोग कहते हैं रिग्रेशन लाइन। दैट इज द बेस्ट फिट ऑफ द डेटा, इसी को बेस्ट फिट कहते हैं। बेस्ट फिट का मतलब होता है कि इसका जो सम ऑफ स्क्वायर्स है, जो डिफरेंसेस हैं, इसको यदि कैलकुलेट करें लाइन से, उनके बीच में जो डिफरेंस आएगा उसको स्क्वायर करके कैलकुलेट करेंगे तो मिनिमम आएगा। तो इसलिए उसको हम लोग बेस्ट फिटेड लाइन नाम देते हैं, और जो बेस्ट फिटेड लाइन है वही रिग्रेशन लाइन बन जाती है। चूँकि स्ट्रेट लाइन है तो इसको हम लोग कहते हैं लीनियर रिग्रेशन, ठीक है ना। तो कहते हैं लीनियर रिग्रेशन, या ये लाइन रिग्रेशन लाइन भी कहलाती है। ठीक है। अब दूसरा देखिए, यदि डेटा आपका इस तरीके से है, बेस्ट फिटेड जो कर्व होगा वो कर्व आपका ये आएगा, ठीक है। तो ये रिग्रेशन कर्व स्ट्रेट लाइन में है, इसको इसलिए हम लोग रिग्रेशन लाइन बोलते हैं या स्ट्रेट लाइन रिग्रेशन। और ये जो है आपका कर्व में है तो इसको कर्वी लीनियर रिग्रेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कर्वी लीनियर। तो जो एक्चुअल में दोनों को हम कर्व कह सकते हैं कि जो भी स्कैटर डायग्राम बनेगा, जो बेस्ट फिट कर्व होगा वही रिग्रेशन कर्व कहलाएगा। यदि वो स्ट्रेट लाइन में है तो लीनियर रिग्रेशन हो गया, और यदि उसमें नहीं है, किसी और कर्व में है, तो हम उसको कर्वी लीनियर रिग्रेशन कहते हैं। तो जनरली हम लोग कर्वी लीनियर का अध्ययन नहीं करते हैं, लीनियर रिग्रेशन का ही हम लोग अध्ययन करते हैं, ठीक है। कर्व ऑफ रिग्रेशन। अब इसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि मान लेते हैं कि इस रिग्रेशन लाइन को हम बेस्ट रिप्रेजेंट कर रहे हैं y = a + bs। जो हाई स्कूल में गणित पढ़े होंगे तो जानते होंगे y = mx + c होता है ना। तो c क्या होता है? इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस, इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस, और दैट c विल बी रिप्रेजेंटेड बाय a।
एंड कोफिशिएंट ऑफ एक्स इज रिप्रेजेंटेड बाई बी, ठीक है, और वहाँ पर क्या होता है, एम होता है। तो वही रिग्रेशन लाइन ही ए प्लस बी एक्स है, ए प्लस बी एक्स कहिए, वाई इक्वल टू एम एन प्लस सी कहिए, लेकिन जनरली हम लोग इसी को लेकर चलते हैं, ठीक है। तो ये एक रिग्रेशन लाइन का इक्वेशन हम लोगों ने सपोज कर लिया। अब इस रिग्रेशन लाइन को जो सपोज किया है उसके आधार पर y डिपेंडेंट वेरिएबल और x इंडिपेंडेंट, जो y इक्वल टू ए प्लस बी एक्स है, तो y विल बी ए डिपेंडेंट वेरिएबल एंड x विल बी ए इंडिपेंडेंट वेरिएबल। y इज एक्सप्लेन्ड वेरिएबल, x इज एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल, y इज प्रेडिक्टेंट, x इज प्रेडिक्टर, रिग्रेसर, और ये रिग्रेस्ड कहलाएगा, ठीक है। तो उसके अब जो हमारे पास ऑब्जर्वेशन बाई वेरिएट डिस्ट्रीब्यूशंस के जो ऑब्जर्वेशंस दिए जाते हैं y इक्वल टू ए प्लस बी एक्स बनाने के लिए, तो एक x वेरिएबल पर ऑब्जर्वेशंस होंगे, उसी के करस्पॉन्डिंग y वेरिएबल पर भी ऑब्जर्वेशंस होंगे। उन ऑब्जर्वेशंस के बेसिस पर हम a और b की वैल्यू को डिटरमिन करते हैं, न्यूमेरिकल वैल्यू डिटरमिन करते हैं, और उस न्यूमेरिकल वैल्यू को a और b की जगह पे रख देंगे तो एक इक्वेशन मिल जाएगा। अब उस इक्वेशन में x की कोई वैल्यू रखेंगे तो y की वैल्यू आएगी, उसी को हम लोग y की एस्टिमेटेड वैल्यू कहते हैं। क्या बोलते हैं, इस y एस्टिमेटेड, ठीक है, y प्रेडिक्टेड, y फोरकास्टेड, तो ये फोरकास्टिंग हो गई, y की फोरकास्टिंग, y की एस्टिमेट वैल्यू हो गई, x की नहीं। अब x को ट्रांसफ़र करके हम नहीं निकाल सकते उसका, अब x का करेंगे तो वहाँ पर a और b बदल जाएगा, उसका अलग कोफिशिएंट हो जाएगा, ठीक है ना। तो जो इंडिपेंडेंट होगा तो उसको हम पहले रखेंगे b का, b के साथ रखेंगे, जो डिपेंडेंट होगा वो इक्वेशन के पहले y के टर्म में रखेंगे। तो इस तरह से डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट का निर्धारण करते हैं। अब इसी को डिटरमिन करने के लिए एक प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट स्क्वायर्स होती है, ठीक है ना, प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट स्क्वायर, ज़्यादा नहीं केवल थोड़ा सा हम उसका बता देते हैं। लीस्ट स्क्वायर्स का मतलब है ये जो डिफरेंस आ रहा है, ये डिफरेंस आ रहा है, ये डिफरेंस आ रहा है, ये जो डिफरेंसेस हैं इस लाइन पर, लाइन से जो वेरिएशंस हैं उसकी वैल्यू को स्क्वायर्स कर देते हैं, उसको सम कर देते हैं, ठीक है ना, स्क्वायर कर देते हैं और सम कर देते हैं, और वो देखते हैं कि a और b के लिए कौन सी ऐसी वैल्यू, a और b की कौन सी ऐसी वैल्यू है जिससे कि ये सम ऑफ स्क्वायर्स कम से कम हो, मिनिमम हो। इसीलिए इसको हम लोग कहते हैं लीस्ट स्क्वायर्स प्रिंसिपल। लिस्ट का मतलब सबसे कम, और स्क्वायर मतलब जो वैल्यू स्क्वायर करें तो उसकी वैल्यू कम से कम आए, तो उसको नाम दे दिया गया लीस्ट स्क्वायर प्रिंसिपल। उस लीस्ट स्क्वायर प्रिंसिपल्स के आधार पर दो इक्वेशंस बनते हैं जिसको हम लोग कहते हैं नॉर्मल इक्वेशंस, ठीक है। ये तो आप लोग समझ गए। अब नॉर्मल इक्वेशंस नॉर्मल इक्वेशंस क्या बने, दैट इज वाई आई इज इक्वल टू ए प्लस एन ए, सॉरी एन ए प्लस बी समेशन ओवर एक्स आई, समेशन ओवर एक्स आई वाई आई एंड ए समेशन ओवर एक्स आई प्लस बी समेशन ओवर xi. This is known as normal equations derived from the principle of least squares. आपको बस इतने ही जानने की जरूरत है और आप कुछ नहीं। ये जो दोनों इक्वेशन डेराइव किए गए हैं प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट स्क्वायर्स के बेसिस पर डेराइव किए गए। अब इसमें आप देख रहे हैं कि दो अननोन कांस्टेंट्स हैं a और b, जिसको हमें डिटरमिन करना है। तो जितने वैल्यू, जितनी कांस्टेंट्स या जितने वेरिएबल्स की वैल्यू को डिटरमिन करना होता है उतने कम से कम हमारे पास इक्वेशन होने चाहिए।
तो ए और बी की वैल्यू को डिटरमिन करना है। तो दो हो गए अननोन, तो दो अननोन को डिटरमिन करने के लिए दो इक्वेशंस होने चाहिए, तो दो इक्वेशंस बन गए। अब समेशन ऑफ एक्स आई, समेशन ऑफ वाई आई क्या है? जो एक्स वेरिएबल पे ऑब्जर्वेशंस दिए गए हैं उनका सम समेशन ऑफ एक्स आई, जो वाई वेरिएबल पे ऑब्जर्वेशंस दिए गए होंगे उनका सम समेशन ऑफ वाई आई। जो सैंपल साइज मतलब जितने ऑब्जर्वेशंस हैं, जितनी संख्या है, जितनी संख्या एक्स की होगी उसी करस्पॉन्डिंग वाई की होगी, क्योंकि दोनों ये पेयर्ड में आएंगे, x1 y1, x2 y2, x3 y3, x4 y4, xn yn। ठीक है, तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस जो है x का चाहे y का वो हो गया आपका n। तो आपका क्या क्या नोन हो गया? n भी नोन हो गया, ये भी नोन हो गया, ये भी नोन हो गया। अब जो ऑब्जर्वेशंस है उसको मल्टीप्लाई करके जो निकालेंगे उसका सम समेशन ऑफ एक्स आई वाई आई। ये समेशन ऑफ एक्स आई की वही चीज़ है, समेशन ऑफ एक्स आई स्क्वायर का मतलब जो एक्स आई की वैल्यूज है उनके स्क्वायर्स कर दें तो आ गया। न्यूमेरिकल वैल्यूज में ये दो इक्वेशंस मिल जाएंगे, उनको सॉल्व करेंगे तो ए और बी की वैल्यू हमें मिल जाएगी। ठीक है ना? उसी ए और बी की वैल्यू की न्यूमेरिकल वैल्यू को y इक्वल टू ए प्लस बी एक्स में हम रख देंगे तो वही हमारी रिग्रेशन लाइन बन जाती है। ठीक है, तो इससे ये हालांकि ये थोड़ा सा लेंदी होगा, थोड़ा कैलकुलेशन आपको वो होगा, इसलिए इसको और डिराइव करके आसान किया गया और ये बनाया गया कि रिग्रेशन लाइन यदि निकालना है y ऑन x आया है इसी मेथड से, बस ये है वो सिंपल फॉर्म है। जो आया y माइनस वाई बार इक्वल टू आर सिग्मा वाई अपॉन सिग्मा एक्स एक्स माइनस एक्स बार। y माइनस वाई बार इक्वल टू आर इज व्हाट? कोरिलेशन कोफिशिएंट एंड सिग्मा वाई द स्टैंडर्ड डेविएशन बिटवीन द वैल्यूज ऑफ y। ठीक है, y वैल्यूज जो हैं उनके बीच का स्टैंडर्ड डेविएशन है। सिग्मा x हो गया स्टैंडर्ड डेविएशन x की वैल्यूज में, और x माइनस एक्स बार। तो ये x बार निकालना आसान है, y बार निकालना आसान है। ठीक है ना? अब जो आपको बाईवेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन दिया गया है उस वेरिएबल के आधार पर आप क्या करोगे? r कैलकुलेट कर लोगे, फिर सिग्मा y सिग्मा x भी आ जाएगा। जैसे ही हम लोग रखेंगे सब वैल्यूज तो वो y इक्वल टू ए प्लस बी एक्स के फॉर्म में वैल्यूज आ जाए। उसको ट्रांसफर, कांस्टेंट को ट्रांसफर एक तरफ कर दिया तो जो ये कोफिशिएंट है x का, जो ये कोफिशिएंट है ये रिग्रेशन कोफिशिएंट कहलाता है। ये b जो है आपका क्या कहलाता है? रिग्रेशन कोफिशिएंट। जैसे कोरिलेशन कोफिशिएंट होता है उसी तरह रिग्रेशन कोफिशिएंट होता है, और वो होता है r इंटू सिग्मा वाई अपॉन सिग्मा एक्स। कब? जब y डिपेंडेंट हो और x इंडिपेंडेंट। और इसका उल्टा दूसरे तरीके से होगा, जब x डिपेंडेंट हो y इंडिपेंडेंट हो तो वो रिग्रेशन कोफिशिएंट बदल जाता है, तब वहाँ पे होता है r सिग्मा x अपॉन सिग्मा y। और इसको कहते हैं pxy और इसको कहते हैं pyx, दैट इज इक्वल टू r सिग्मा y अपॉन सिग्मा x। इसको बोलते क्या है? रिग्रेशन कोफिशिएंट ऑफ y ऑन x। y x जो लिखा है y ऑन x, मतलब y विल डिपेंड अपॉन द x। अब y v x y जो है वो क्या हो जाएगा? रिग्रेशन कोफिशिएंट ऑफ x ऑन y, x विल डिपेंड अपॉन y। ठीक है ना? अब यदि x यहाँ पर डिपेंडेंट होगा तो रिग्रेशन लाइन हम कहेंगे रिग्रेशन लाइन ऑफ x ऑन y, x ऑन y।
अब यहाँ पे बनेगा x माइनस एक्स बार आर सिग्मा एक्स अपॉन सिग्मा वाई एंड y माइनस वाई बार. This is the regression line of x on y. तो मोटे तौर पे आप समझ गए रिग्रेशन का जो लिटरल मीनिंग है, स्टेपिंग बैक टुवर्ड्स द एवरेज. ठीक है, उसको और मॉडिफाई करके बनाया गया कि भाई एक एवरेज रिलेशनशिप है दो वेरिएबल के बीच में. ठीक है, जिससे हम y एक डिपेंडेंट वेरिएबल है तो उसकी वैल्यू को प्रेडिक्ट करते हैं किसके बेसिस पर, ऑन द बेसिस ऑफ गिवन वैल्यू ऑफ x. x जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, इंडिपेंडेंट की किसी एक स्पेसिफिक वैल्यू या गिवन वैल्यू के लिए y की वैल्यू को हम लोग प्रेडिक्ट करते हैं. उसी के लिए ये जो डिवाइस तैयार किया गया, टूल बनाया गया, फार्मूला बनाया गया, उसी को हम लोग कहते हैं रिग्रेशन. ठीक है, और यदि स्कैटर डायग्राम में वो इस तरह का यदि कोई एक बेस्ट फिट कर्व निकाला जाए, यदि वो स्ट्रेट लाइन में आता है तो उसको हम लोग कहते हैं लीनियर रिग्रेशन. और यदि वो लीनियर फॉर्म में नहीं है, लीनियर फॉर्म के अलावा है, तो उसको हम लोग कहते हैं कर्वी लीनियर रिग्रेशन. तो हम लोग जो पढ़ रहे हैं अभी, जो मेथड पढ़ रहे हैं, वो लाइन पढ़ रहे हैं, वो केवल लीनियर रिग्रेशन के लिए पढ़ रहे हैं और के लिए नहीं. तो रिग्रेशन जब भी आपको पता लगाना हो कि भाई दो वेरिएबल के बीच में यदि किस तरह का रिग्रेशन है, लीनियर है या नॉन लीनियर है, तो सबसे पहला काम क्या होगा आपका, स्कैटर डायग्राम. स्कैटर डायग्राम का नेचर यदि आपको दिखाई दे रहा है कि नहीं एक कर्व के रूप में जा रहा है, जो पॉइंट्स क्लस्टर हो रहे हैं वो एक कर्व के अराउंड क्लस्टर हो रहे हैं, तो उसको हम लोग कर्वी लीनियर बोलेंगे. यदि स्ट्रेट लाइन खींचने पर एक स्ट्रेट लाइन के अराउंड क्लस्टर हो रहे हैं स्कैटर के पॉइंट, तो हम उसको एक लीनियर रिग्रेशन नाम देंगे. और जो लाइन बनेगी दैट विल बी द लाइन ऑफ रिग्रेशन एंड दैट इज द बेस्ट फिट ऑफ फॉर द स्कैटर डायग्राम. ठीक है, तो ये आपका रिग्रेशन मोटे तौर पर. तो इसका मतलब हुआ कि कोरिलेशन हमें निकालना पड़ेगा. कोरिलेशन आप निकालोगे तभी जो है रिग्रेशन कैलकुलेट कर सकते हो, रिग्रेशन लाइन फाइंड आउट कर सकते हो. तो दो रिग्रेशन लाइन होती है, एक रिग्रेशन लाइन y ऑन x, एक रिग्रेशन लाइन होता है x ऑन y. ठीक है ना. अब रिग्रेशन x ऑन y यदि हमें निकालना होगा तो वहाँ पे बदल जाएगा, x इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स करेंगे dy. ये कांस्टेंट यही नहीं रहेंगे, वहाँ पे a के अलावा दूसरा आएगा. ठीक है ना. तो उसका जो प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट स्क्वायर्स जो बनेगा नॉर्मल इक्वेशन, वो बदल जाएगा. x की जगह y हो जाएगा, y की जगह पर x हो जाएगा, स्मॉल a की जगह पर कैपिटल A हो जाएगा, स्मॉल b की जगह पर कैपिटल B हो जाएगा. ठीक है. तो हम ये नहीं कर सकते कि y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स जो आया है तो उसी को ट्रांसफ़र कर दें, x इधर कर दें और फिर y इधर कर दें तो x का इक्वेशन बन जाएगा. ऐसा नहीं होगा. वो अलग लिस्ट स्क्वायर प्रिंसिपल से निकलेगा तो उसके नॉर्मल इक्वेशंस अलग आएंगे. ठीक है. तो दो रिग्रेशन लाइन हमेशा होंगी, एक y डिपेंडेंट होगा, x इंडिपेंडेंट होगा, और एक होता है x डिपेंड होगा और y इंडिपेंडेंट. ठीक है. उसी के आधार पर दो रिग्रेशन कोफिशिएंट बनाए गए. y ऑन x के लिए b बाई एक्स दैट इज r इंटू सिग्मा वाई अपॉन सिग्मा एक्स, एंड b एक्स वाई मतलब x ऑन y के लिए बनाया गया r सिग्मा x अपॉन सिग्मा y. अब क्लियर हो गया रिग्रेशन लाइन? क्यों भाई, रिग्रेशन क्लियर हो गया ना. अब इस पर एक हम आपको न्यूमेरिकल प्रॉब्लम करा रहे हैं जिससे आपको पता चल जाएगा कि कैसे हम लोग कैलकुलेट करते हैं. ये है obtain the equations
ऑफ रिग्रेशन और फॉलोइंग डेटा also to obtain the estimate x for y condition x की वैल्यू दी गई है y की वैल्यू, ठीक है ना। 65 67 68 69 70 and 72 67 68 65 68 72 72 55 एक और वैल्यू है 67 है और है उसके बाद 68 69 हो गया 70 ये आ गया 5 अब ये दो वैल्यूज की, ये दो वेरिएबल्स की वैल्यू वाई वेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन, इसी को हम लोग कहते हैं वाई वेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन। एक्स की वैल्यू के करस्पॉन्डिंग वाई की वैल्यू दी गई है और ये कहा गया है कि रिग्रेशन लाइन, दोनों रिग्रेशन लाइन फाइंड आउट करिए, एक्स ऑन वाई एंड वाई ऑन एक्स, और उसके आधार पर आपको क्या करना है, एस्टिमेट करना है किसकी वैल्यू, x की वैल्यू को एस्टिमेट करना है फॉर द गिवन वैल्यू ऑफ y इक्वल टू 70। y की वैल्यू 70 है, तब x की वैल्यू क्या होनी चाहिए। देखिए यहाँ पर y की वैल्यू कहीं 70 नहीं है, होती तब तो उसके करस्पॉन्डिंग वैल्यू हो ही जाती है, नहीं होगा जो वही हम एस्टिमेट करेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, एक टेबल बनाएंगे। सबसे पहला वही काम होता है, टेबल आसान है, कैलकुलेट करना नहीं ज़्यादा पड़ेगा। x और y 65, ठीक है, 65 66 67 67 68 69 70 72। y की वैल्यूज हैं 67 68 65 68 72 72 69 एंड 71। अब हमें जरूरत किन किन चीज़ों की है, आर, सबसे पहले आर की जरूरत है, एक्स बार की जरूरत है, वाई बार की जरूरत है, सिग्मा वाई सिग्मा एक्स। तो ऐसा टेबल बनाएं कि एक ही में सब आ जाए और वो 60 हो, आपका कैलकुलेशन लंबा ना हो। तो हम लोग ये जानते हैं कि आर यू भी क्या होता है, हाँ, चेंज ऑफ स्केल, ओरिजिन एंड स्केल से वेरिएबल जो चेंज करेंगे एक्स और वाई में यदि हम कैलकुलेट कर रहे हैं तो उसकी बजाय यू और वी में कैलकुलेट करेंगे तो कैलकुलेशन 60 हो जाएगा आपका, ठीक है ना।
तो दोनों चेंज ऑफ ओरिजिन एंड स्केल का कोरिलेशन कोफिशिएंट पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो इसके लिए हम लोग क्या करें, u की वैल्यू किस तरीके से लें, और v इक्वल टू x माइनस 68 कर लें, v इक्वल टू माइनस 6 ये है 55 माइनस हो गया आपका y माइनस, ठीक है ना, y माइनस 69। ये हम लोग उसके लिए करते हैं कि वैल्यू कम से कम डिफरेंस आए। कौन सी वैल्यू चूज करते हैं, हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, वो वैल्यू चूज करेंगे जो सब्ट्रैक्ट करेंगे कि जो सब्ट्रैक्ट होकर वैल्यू जाएँ वो कम से कम आए, ठीक है ना। तो उन्हीं वैल्यूज में से कोई हमने वैल्यू चूज कर ली, उन वैल्यूज में से इसलिए चूज करते हैं कि वो वैल्यू कम से कम 0 हो जाए। जैसे 68 हमने लिया है, एक वैल्यू जहाँ पे 68 होगा वो 0 हो जाएगा, 69 जहाँ होगा वहाँ वो 0 हो जाएगा। तो अब यहाँ इसकी वैल्यू अगर घटाते हैं तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, -3 और -2 -1 -1 0 1 2 और 4 72 है ना, ठीक है 4 है। यहाँ पे क्या आ जाएगा, -2 72 में ये घटाएंगे ना, 69 में तो -2 और -1 और ये कितना हो जाएगा, -4 -1 3 के बाद आ गया आपका 3 हो गया, 3 हो गया, 0 हो गया। और अब किस चीज की जरूरत पड़ेगी, आर की कैलकुलेशन। स्क्वायर कोवेरिएंस में जरूरत नहीं होती है, कोवेरिएंस का पूरा फार्मूला में हमने बताया है, UV, ठीक है, और सिग्मा x सिग्मा y सिग्मा u कर दो, सिग्मा u क्या हो जाएगा, u स्क्वायर v स्क्वायर। फार्मूला उसमें हमने लिखा होगा, आप नोट में वो किए होंगे तो लिखा होगा, ये शॉर्ट फार्मूला है, कोवेरिएंस का एक शॉर्ट फार्मूला हो गया, 1/n समेशन ओवर एक्स वाई माइनस एक्स बार वाई बार। तो यू वी का क्या हो जाएगा, 1/n समेशन ओवर यू वी माइनस यू बार एंड वी बार, यही तो होगा। तो देखिए क्या क्या हमें जरूरत पड़ेगी, यू वी की जरूरत पड़ेगी, स्क्वायर की जरूरत पड़ेगी और v स्क्वायर की जरूरत। अब u भी 6 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 0 3 0 1 आ जाएगा, ये 4 हो गया, ठीक है। u स्क्वायर 9 4 1 1 0 1 4 60 और दूसरा बी स्क्वायर 4 1 16 1 9 9 9
बाद क्या आ जाएगा? 0 है। अब आपका सम है, इसका सम कर डालिए, कितना आ रहा है? u का सम करिए, v का सम करिए और ub का सम करिए, u स्क्वायर का, v स्क्वायर का। समेशन ऑफ ub कितना आया है? 24। समेशन ऑफ u कितना आया है? समेशन ऑफ u के साथ 0 आएगा। 0 आएगा, वो ऐसा लिया गया कि 0 आया, ठीक है ना? तो मीन क्या हो जाएगा? भाई n से डिवाइड करेंगे 0 होगा, ई बार भी आपका 0 हो जाएगा और कोवेरिएंस क्या हो जाएगा? n कितना है? संख्या कितनी है? 8 है। 8 से डिवाइड कर देंगे, कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा ना? तो अब हमें क्या निकालना है? सिग्मा u स्क्वायर और सिग्मा v स्क्वायर, ठीक है? तो सिग्मा u स्क्वायर क्या होगा? अब u स्क्वायर का सम कितना आ रहा है? 36। तो 36 डिवाइडेड बाई 8 और u बार स्क्वायर, तो u बार ऑलरेडी 0 है, तो दैट इज 4.5, यही आएगा 4.5 और सिग्मा v स्क्वायर 44, दैट इज इक्वल टू 5.5। अब r निकाल लें तो हो गया कोवेरिएंस 3। अब इसका अंडर रूट लेना पड़ेगा। 4.5 का अंडर रूट आएगा आपका 2 पॉइंट समथिंग आएगा, 2.12 है। 2.12 इंटू 5.5 का है 2.35, दैट इज इक्वल टू, अल्टीमेटली कैलकुलेट करके जब हम फाइंड आउट करेंगे तो ये आया है आपका 0.6। 0.6। तो R U V इक्वल टू R X Y, दैट इज इक्वल टू 0.6। ठीक है? सिग्मा u स्क्वायर सिग्मा v स्क्वायर भी निकल गया, सिग्मा u भी निकल गया, ठीक है? अब हम वेरिएबल बदल दिए, x और y की जगह पर u और v हो गया। तो जो रिलेशनशिप मिलेगा वो इसके टर्म में मिलेगा, v माइनस u इज इक्वल टू v माइनस v बार, y माइनस y बार, v बार इज इक्वल टू r सिग्मा u अपॉन सिग्मा v, दैट इज सिग्मा v हो जाएगा यहाँ पे, सिग्मा v सिग्मा u और ये हो जाएगा u माइनस v बार। अब ये हो जाएगा 0.6 और ये निकला है कितना? 2.12, 2.35 अपॉन 2.12 और u माइनस u बार की वैल्यू क्या है? 0। v बार की वैल्यू है 0, v माइनस 0, ठीक है? अब v और u को कन्वर्ट करना है तो क्या करेंगे? x और y में v की वैल्यू y माइनस 69 और x की वैल्यू
u प्लस नहीं x माइनस 68, ठीक है, हो गया ना। तो अब वो जो वैल्यू ट्रांसफर करके जो सॉल्व आप करोगे तो ये एक आता है y इक्वल टू इक्वेशन मिलेगा 69 प्लस 0.6 2.35 अपॉन 2.12 x माइनस 68। v इक्वल टू रखेंगे y माइनस 69, तो 69 इधर ट्रांसफर होकर क्या आ जाएगा, प्लस में हो जाएगा, प्लस 0.6 इंटू 2.35 डिवाइडेड बाई दिस, और ये हो गया x माइनस 68। इसको जब सॉल्व करेंगे, ठीक है, इसमें इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो फाइनली जो इक्वेशन मिलेगा वो ये मिलेगा आपका 23.78 प्लस 0.665x। This is the regression equation of y on x, यही होगा ना। अब दूसरा रिग्रेशन इक्वेशन पूछा है x on y, तो x on y में क्या करना पड़ेगा, r तो वही रहेगा, तो x on y में है ये u माइनस u बार r सिग्मा u अपॉन सिग्मा v माइनस v बार, तो u माइनस 0, r की वैल्यू हम लोगों ने कितना निकाला था 0.6, और ये हो गया 2.12 डिवाइडेड बाई 2.35 v, ये 0 हो जाएगा। फिर वैल्यू रख देंगे, ये क्या रखेंगे x माइनस 68 0.6 इंटू 2.12 अपॉन 2.35, और v की वैल्यू हो जाएगी आपकी y माइनस 69। अब इसको सॉल्व करेंगे तो आपकी वैल्यू आएगी x इज इक्वल टू 30.74 प्लस 0.541। This is y and x on y। दो रिग्रेशन इक्वेशन मिल गए। ये कैलकुलेशन का मेथड है। किसी भी ऑब्जर्वेशन जो दिए गए हैं x और y पर, तो उससे हम कैसे रिग्रेशन इक्वेशन फाइंड आउट करेंगे, चाहे y ऑन x हो चाहे x ऑन y हो। तो आपके जो प्रॉब्लम थी, प्रॉब्लम में कहा गया था कि दोनों इक्वेशन निकालना है, y ऑन x एंड x ऑन y। जहाँ पर जैसी ज़रूरत होगी उसी के हिसाब से कैलकुलेट करेंगे। अब y ऑन x का मतलब जहाँ पे y डिपेंडेंट है, x ऑन y का मतलब जहाँ x डिपेंडेंट वेरिएबल है। अब पूछा क्या गया है, पूछा ये गया है कि y की वैल्यू 70 हो तो x की वैल्यू क्या होगी, ठीक है ना। किसमें रखेंगे, नहीं x ऑन y, यही तो आपको डिसाइड करना है। y की गिवन वैल्यू है यहाँ पे, तो y इंडिपेंडेंट हो गया, और x की वैल्यू एस्टिमेट करना है, इसलिए x किस पे डिपेंड होगा, y। तो ये जब भी जैसे जिस तरह की वैल्यू दी गई होगी उसी के हिसाब से इक्वेशन आप देखोगे कौन सा इक्वेशन यहाँ पे होगा। तो जिसका एस्टिमेट करना है वो डिपेंडेंट हो जाएगा, और जिसका दिया गया है वो इंडिपेंडेंट। तो x डिपेंडेंट वाला जो इक्वेशन है वो हम लगाएंगे। तो यहाँ पर हम x की वैल्यू निकालना है, तो 30.74 प्लस 0.54 इंटू 7, और ये कैलकुलेट होके आएगा आपका 68.5।
x या y पर हम कैप लगाते हैं। कैप का नोटेशन का मतलब क्या होता है? एस्टिमेटेड। क्या मतलब होता है? एस्टिमेटेड। एग्जैक्ट नहीं है। एग्जैक्ट और एस्टिमेट में अंतर होता है। एस्टिमेट का मतलब होता है, बात नहीं, एस्टिमेट का मतलब होता है जो एग्जैक्ट वैल्यू होगी उसके आसपास की वैल्यू, मतलब अप्रोक्सीमेट वैल्यू। तो x कैप या y कैप लगा दिया तो इसका मतलब y की जो एग्जैक्ट वैल्यू है उसके अप्रोक्सीमेट जो वैल्यू आएगी वो एस्टिमेटेड वैल्यू कहलाएगी। तो x कैप ये एस्टिमेटेड वैल्यू है, इसीलिए उसमें प्रॉब्लम में भी दिया एस्टिमेट x दिया है ना, ये नहीं दिया है डिटरमिन द वैल्यू ऑफ x, एस्टिमेट द वैल्यू ऑफ x। और एस्टिमेट का मतलब ये होता है कि रफली एक एग्जैक्ट वैल्यू के आसपास की वैल्यू आप बताइए कितनी होनी चाहिए। तो रिग्रेशन इक्वेशन से हम लोग क्या करते हैं, यही वैल्यू फोरकास्ट करते हैं, प्रेडिक्ट करते हैं कि यदि y की वैल्यू इतनी है तो x की इतनी होगी। ठीक है ना। तो बहुत जगह पे एप्लीकेशन इसका होता है, जैसे दो मार्केट दिए गए, उनकी प्राइसेस दी गई हो तो उनकी ऑब्जर्वेशन लेकर उनके बीच में एक रिलेशनशिप डेवलप कर दिया तो हम कह सकते हैं कि भाई दिल्ली में इस चीज़ की इतनी प्राइस है तो यहाँ कानपुर में उसकी प्राइस इतनी होगी ऑन द बेसिस ऑफ गिवन ऑब्जर्वेशन। ठीक है। तो ये हमारा होता है रिग्रेशन, और हमारा जो काम होता है रिग्रेशन एनालिसिस का यही काम होता है कि हम दोनों वेरिएबल के बीच में एक रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करते हैं। उस रिलेशनशिप से जो डिपेंडेंट वेरिएबल होता है उसकी वैल्यू को किसी इंडिपेंडेंट वेरिएबल की गिवन वैल्यू के लिए उसको एस्टिमेट करते हैं। दिस इज द रिग्रेशन एनालिसिस। यही रिग्रेशन एनालिसिस होता है। क्लियर हो गया? कोरिलेशन मतलब बहुत हमने उसमें बताया है कि आपको बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन ना हो। मोटे तौर पर मतलब क्या होता है, ये इक्वेशंस होते हैं और उसके आधार पर हम करते क्या हैं, यही रिग्रेशन का काम होता है। ठीक है, समझ में आ गया ना? टाइम कितना हुआ? 3:05 हो गया। चलिए ठीक है। वो तो आपका नेक्स्ट टर्म पर हम जो पढ़ेंगे प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। साइन तो कराएंगे, जो आए थे कि नहीं है वो कराने वाले नहीं आए तो बात कर लीजिए। नेक्स्ट टर्म तो अब होली के बाद ही नेक्स्ट बुधवार को होगा। ठीक है भाई, कोई किसी कंफ्यूजन कोई? काफी तो समझ में आ गया है? काफी तो समझ में आ गया, प्रैक्टिस करेंगे तो और आ जाएगा। हाँ, प्रैक्टिस करोगे तो आ जाएगा, इसमें कोई बहुत ज़्यादा कुछ नहीं। पेपर में आएंगे सवाल? हाँ, क्या चीज़? हमारे पास मोबाइल नहीं है। हम फोन कर देंगे। हाँ, फ़ोन करके मैं बात कर, बात हो रही है, बात कर रहे हैं। क्या चीज़? इतना बड़ा नहीं आता है ये, तो आपको कहीं रिसर्च में ज़रूरत पड़ेगी कैलकुलेट करने की तो आप कैलकुलेट कर सकते हो, और यदि कैलकुलेशन कहीं दिया भी तो इतनी छोटी छोटी वैल्यूज देंगे कि आप कैलकुलेट कर लेंगे। ले आए रजिस्टर? पाँच मिनट में आ रहे हैं। हाँ भाई, अटेंडेंस जरूर लगाइए, इसलिए क्योंकि अटेंडेंस का आपके लिए बड़ा महत्व है। मार्क तो है, किसी कम हो जाती है तो बैठने नहीं देते हैं परीक्षा। पिछली बार ये हुआ था किसी का, 5 मिनट से वेट करना पड़ेगा प्रकाश सर। तो किसी के लिए पिछली बार कुछ स्टूडेंट रोके गए थे अटेंडेंस की कमी की वजह से। तो अटेंडेंस आपके लिए उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना पढ़ना। तो क्या बोल रहे हैं? 5-10 मिनट में आ रही है अटेंडेंस।
चल पड़ी। अभी खत्म कर। पहले ये बता दीजिए ऑब्जेक्टिव होगा कि सब्जेक्टिव होगा। ये तो जो ऑर्गेनाइज करा रहे हैं वही बताएं। सर आपके नोट सफिशिएंट है या कोई बुक? नहीं कोई बुक नहीं, नोट्स में पूरा है और बस